जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। तो स्वागत है आपका आर्य क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बायोलॉजी की आपकी तीसरी क्लास लेके आए हैं। ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम डाइजेशन कर रहे थे। ठीक, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करा था जिसमें सबसे पहले बकल कैविटी स्टार्ट करा था हमने। बकल कैविटी आपको पता ही है, मुंह के सारा हिस्सा जितना है बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी के अंदर हमने पढ़ा था आपका माउथ, ठीक, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग। ये चार चीज हमने पढ़ी थी, जिसमें माउथ का काम था खाने को ग्रहण करना। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। तीसरा हम टीथ यानी दंत, दांत के बारे में पढ़ रहे थे। और दांत के बारे में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे दोस्तों? दांत के बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें क्या था हमारा दोस्तों, एनामेल, डेंटिन और पल्प के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका टाइप ऑफ टिप्स। जैसे हमारे दांत हैं, इसमें किस किस प्रकार के दांत होते हैं, किस टाइप के दांत होते हैं, किसका क्या काम होता है, आज हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है। तो आपके सामने जैसे दोस्तों मैंने दांतों का एक डायग्राम बनाया है, जो हमारे मुंह के अंदर जो जबड़ा है, जो दांत है, उसका डायग्राम बनाया। तो इसमें आज बताऊंगा कौन सा टीथ क्या क्या है। जैसे दोस्तों जो स्टार्टिंग के चार तीत होते हैं, ये स्टार्टिंग के चार जो तीत होते हैं जो सामने दिखते हैं जब हम हंसते हैं, तो चार जो दांत दिखते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे इंसीजर। क्या होते हैं? इंसीजर। क्या होता है दोस्तों? इंसीजर, INSCISORS। ठीक है। इंसीजर, इसे कहते हैं कृंतक, कृतंग। इसे हिंदी में कहते हैं कृतंग। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? कृतंग। यानी जो दांत हमारे जब हम हंसते हैं, सामने के जो चार दांत बिल्कुल फ्रंट में चमकते हैं, बिल्कुल नाक के नीचे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंसीजर। ठीक है। तो इंसीजर के बारे में जानते हैं, आइए पहले एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक, अभी इंसीजर क्या होता है, ये दांतों का काम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इसका केवल एक ही काम होता है, भोजन की कटिंग करना। भोजन की कटिंग करना। ठीक, जैसे हम दोस्तों कुछ भी खाते हैं, मान लो हम सेब खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो सामने से इन दांतों का यूज उस चीज को काटने के लिए होता है। जैसे मान लो हम सेब खा रहे हैं, तो सामने वाले चार दांत का यूज हम सेब को काटने के लिए करते हैं, कटिंग के लिए। तो इसका यूज क्या होता है? भोजन की कटिंग करना। ठीक है, जो भी चीज हम खा रहे हैं उसकी कटिंग करना। दूसरा दोस्तों, इसे अभी मैंने बताया जब हम हंसते हैं तो हमारे सामने वाले चार दांत चमकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका एक और नाम दे देते हैं, इसे स्माइल टीथ भी, स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, स्माइल टीथ। ठीक है। कोल्ड स्माइल टीथ, इसमें इसे स्माइल टीथ भी कहते हैं इन सीजर्स को, क्योंकि देखो हंसते टाइम सामने के यही चार दांत चमकते हैं। ठीक, ये होते कितने हैं हमारे उसमें दोस्तों? ये जो जबड़ा मैंने बनाया है, ये दांत जो मैंने बनाए हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने ही हमारे नीचे होते हैं। ये दांत जैसे मैंने एक ऊपर के साइड पे बनाया है, उतने ही हमारे नीचे होते हैं। तो चार ही हमारे ऊपर होते हैं दोस्तों, चार दांत ही हमारे इंसीजर नीचे होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ठीक, चार दांत दोस्तों ऊपर होते हैं, चार ही दांत नीचे होते हैं। तो टोटल कितने इंसीजर हैं? टोटल कितने हो गए? 4 × 2, यानी चार ऊपर चार नीचे, 8 हमारे इंसीजर होते हैं। कितने होते हैं? 8 हमारे इंसीजर होते हैं, यानी सामने वाले दांत। ये चार दांत ऊपर और चार दांत नीचे, सामने जो चमकते हैं हंसते समय, ये होते हैं इंसीजर। अब चलते हैं दोस्तों अगले उस पे। अब ये जो दूसरे दांत है हमारे, ये वाले दोस्तों, ये जो दांत है, ये जो पैने दांत निकले हुए हैं, इसे कहते हैं कैनाइन। जैसे जो हमारे जंगली जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, उनके कैनाइन बहुत बड़े होते हैं। ये कुत्तों के हो गए, शेर के हो गए, ये बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, कम से कम ये मान लो आधी उंगली जितने बड़े कैनाइन होते हैं। शेर, जो शेर है और भी कई जानवर हैं,
जो मांस खाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कैनाइन। इसे कहते हैं रदनक हिंदी में, रदनक। ठीक, क्या कहते हैं? कैनाइन, CANINE, कैनाइन। इनका काम क्या होता है दोस्तों? ये दोनों क्या होता है? कैनाइन, इसका काम क्या होता है? इसका काम देखते हैं एक बार। रदनक, ठीक। इसका काम क्या होता है? लिख लो। जो भी हार्ड चीज होती है, जो भी कठोर खाना चीजें होती है हमारी, हार्ड या कठोर भोजन होता है कोई, मान लो, ठीक है, तो उस भोजन को क्या करता है? चीरने फाड़ने के काम आता है। हार्ड कठोर भोजन को चीरने फाड़ने में काम आता है। ठीक है, जो भी भोजन जो हार्ड होता है उसे फाड़ने के लिए, यानी चीरने फाड़ने के लिए, हम इन दो कैनाइन का यूज करते हैं। सामने के चार क्या हो गए? इंसिजर। साइड में जो राक्षस की तरह निकले होते हैं दो दांत, ये राक्षस की तरह ये होते हैं कैनाइन। तो जो भी चीज हमसे सामने इंसिजर से नहीं कटती, फिर हम कैनाइन का यूज करते हैं उसे चीरने फाड़ने के लिए। यानी इंसिजर का तो यूज होता है कटिंग के लिए, कुछ भी चीज हम खा रहे हैं तो सामने से उसे काटने के लिए, ठीक है। और कैनाइन का यूज होता है कोई हार्ड चीज होती है उसे फाड़ने के लिए, हम कैनाइन का यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है? चीरने फाड़ने के काम आता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टीयरिंग, चीरने फाड़ने को इसे कहते हैं टीयरिंग, ठीक है। अब ये होते कितने हैं हमारे दांतों में? दो तो दोस्तों होते हैं ऊपर, एक पेयर होता है ऊपर, ये दो, और नीचे की साइड भी हमारे कैनाइन होते हैं, दो होते हैं नीचे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? चार कैनाइन, दो ऊपर दो नीचे, ठीक। दो ऊपर दो नीचे, कितने हो गए? चार कैनाइन टोटल, ठीक है, चार कैनाइन, ठीक। तो चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत यूज होते हैं? कैनाइन, जो राक्षस जैसे निकले होते हैं। अगला दोस्तों चलते हैं प्रीमोलर। अब ये कैनाइन के पीछे दो दांत और होते हैं, ये जो दो दांत और होते हैं कैनाइन के पीछे, ये होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर, ठीक। इन्हें कहते हैं आंत च्वर्णक हिंदी में, आंत च्वर्णक, ठीक। क्या कहते हैं? आंत च्वर्णक, ये होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? प्रीमोलर। ठीक, तो ये तीसरे नंबर का क्या हो गया? ये हो गया प्रीमोलर, ठीक है। अब इन दांतों का काम क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। लिखो दोस्तों, प्रीमोलर, हिंदी में कहते हैं आंत च्वर्णक। इसका काम क्या होता है दोस्तों? जो प्रीमोलर का काम होता है वो खाने को चबाने का काम होता है। जब हम खाने को काट के या फाड़ के उसको जब मुंह में चबाते हैं तो फिर साइड वाले दांतों का यूज किया जाता है, दाढ़ का और उससे आगे के दांतों का यूज होता है। तो दाढ़ से जो दाढ़ बोलते हैं उससे आगे के दांत कौन से होते हैं? प्रीमोलर, ठीक। तो ये किस लिए काम आते हैं? खाने को चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए। ठीक है, चबाने को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? च्यूइंग, ठीक, च्यूइंग कहते हैं चबाने को। तो भोजन को चबाने के काम में होता है। और दोस्तों एक बात बता दूं, जो ये प्रीमोलर दांत होता है हमारा, ये बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक। ये जो प्रीमोलर दांत है ये बच्चों में नहीं पाया जाता। एक यही दांत है जो बच्चों में नहीं पाए जाते, कौन से? प्रीमोलर।
प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि कौन सा दांत है जो बच्चे यानी चिल्ड्रनों में नहीं पाए जाते हो, कौन से हैं? प्रीमोलर। ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर उगे नहीं होते स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में उनके जो बच्चे होते हैं उनके जबड़े में प्रीमोलर नहीं होते। ठीक। अच्छा, ये प्रीमोलर फिर आते कब हैं? क्योंकि अगर हम देखें बच्चों में तो होते नहीं, हमारे में तो होते हैं ना, ये आते कब हैं? तो दोस्तों बच्चों के पहले दूध के दांत निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। और दूध के दांत जब बच्चों के निकलते हैं तो उसमें प्रीमोलर नहीं होते। ठीक है, जो दूध के दांत निकलते हैं बच्चों के उसमें प्रीमोलर नहीं होता, जो दांत होता है। ठीक है, जो प्रीमोलर होता है। तो ये दांत आते कब हैं दोस्तों? जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं उन्हें हम टेम्पररी दांत कहते हैं, वो टूटते जरूर हैं एक बार, वो सारे दांत टूटेंगे फिर नए दांत आते हैं। ये कब तक रहते हैं बच्चों के दूध के दांत? ये लगभग 12-13 साल, 11-12-13-14 साल तक ही रहते हैं दूध के दांत। उसके बाद ये दांत धीरे धीरे टूटते टूटते परमानेंट दांत आने लगते हैं। ठीक, यानी 10 से लेकर 12 साल तक दूध के दांत लगभग सारे टूट जाते हैं और परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो परमानेंट दांतों के साथ प्रीमोलर आता है। यानी जो 12-13 साल तक के बच्चे होते हैं, जब दूध के दांत टूटने से पहले उनमें प्रीमोलर नहीं होता। यानी प्रीमोलर कब आता है? जब परमानेंट दांत हमारे आ जाते हैं। वो कब आते हैं? जब दूध के दांत जैसे टूटते रहते हैं उसकी जगह परमानेंट आते रहते हैं। तो 12-13 साल तक परमानेंट दांत हमारे आ जाते हैं दूध के दांत टूटकर। ठीक, तो ध्यान रखना। ये कब आते हैं प्रीमोलर? दूध के दांत जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ के बाद आते हैं। ठीक है, दूध के दांत मिल्क टीथ के बाद आते हैं जब परमानेंट दांत आने लगते हैं। दूध के दांत गिरने के बाद, दूध के दांत गिरने के बाद आते हैं प्रीमोलर। ठीक है, ये जो प्रीमोलर दांत हैं बच्चों में नहीं होते, 12 साल के बाद आते हैं, जब दूध के दांत गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट दांत जो आते हैं उसके साथ आते हैं प्रीमोलर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? प्रीमोलर। ठीक, इसे दोस्तों इसे चिक टीथ भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड चिक टीथ। चिक टीथ, चिक टीथ क्यों? क्योंकि ये ठीक हमारे गाल के पीछे की साइड होते हैं। ठीक, इसलिए इसे हम चिक टीथ कहते हैं। देखो ये जो गाल है हमारा ठीक इसी के नीचे होते हैं, तो इसे चिक टीथ भी कहते हैं। दोस्तों इंसीजर को भी मैंने बताया स्माइल टीथ भी कहते हैं, क्योंकि हंसते समय दिखते हैं। और इसे नोज टीथ भी कह देते हैं इंसीजर को, नोज टीथ, क्योंकि ये ठीक नाक के नीचे होते हैं हमारे। जो इंसीजर सामने के 4 होते हैं ठीक नाक के नीचे होते हैं, इसलिए इसे नोज टीथ भी कह देते हैं। ठीक, और ये जो प्रीमोलर है इन्हें क्या कहते हैं? चिक टीथ, जो क्योंकि गाल के ठीक नीचे होते हैं इसलिए चिक टीथ। ठीक, ठीक, चिक टीथ भी बोल देते हैं इसे। और ये होते कितने टोटल? टोटल देखा होगा आपने, 2 तो ये रे, 2 ये रे, यानी एक लेफ्ट में 2 राइट में 2, कितने हो गए? 4। और जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे होते हैं, तो 4 गुना 2 ये 8 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन से? प्रीमोलर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। प्रीमोलर के बाद, प्रीमोलर के बाद हम पढ़ेंगे मोलर। ठीक है, प्रीमोलर के बाद हम पढ़ेंगे मोलर। अब देखो दोस्तों, ये जो 3 दांत होते हैं हमारे प्रीमोलर के बाद वाले, ठीक, प्रीमोलर के बाद वाले जो 3 दांत होते हैं इन्हें कहते हैं हम मोलर। ठीक,
मोलर में भी तीन होते हैं। मोलर में कैसे? ये होता है फर्स्ट मोलर, ठीक। ये होता है सेकंड मोलर, ये वाला होता है थर्ड मोलर, ठीक। ये मोलर जो तीन दांत होते हैं, ये पहले वाला होता है फर्स्ट मोलर, दूसरे वाला होता है सेकंड मोलर। इन्हें एक तरीके से गिनती से नाम दिया गया है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तीन दांत होते हैं मोलर। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इन दांतों का काम क्या होता है, ठीक। देखो दोस्तों, मोलर, मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? च्वर्णक, च्वर्णक। इसका काम भी क्या होता है दोस्तों? इसका काम भी क्या होता है? आपका च्युइंग, चबाने का। क्या काम होता है इसका? भोजन को चबाने का। भोजन को चबाने का और पीसने का काम करता है। क्या करता है मोलर? भोजन को चबाने का और पीसने का। चबाने को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया, च्यू, ठीक है, च्यूइंग करना, चबाना। और पीसने को क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग, GRINDING, ठीक। ग्राइंडिंग कहते हैं पीसने को। तो खाने को चबाने का और पीसने का काम हमारी दाढ़ यानी मोलर करते हैं, ठीक है। मोलर का काम क्या होता है? खाने को चबाने का और पीसने का काम होता है उसका, ग्राइंडिंग का। यही सेम काम प्री मोलर करते हैं। प्री मोलर, मोलर का काम होता ही है खाने को चबाने और पीसने का काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जो थर्ड नंबर का मोलर होता है, अभी मैंने लिखवाया था ना, ये फर्स्ट मोलर जो पहले वाला होता है, प्री मोलर से ठीक जो लगा होता है फर्स्ट मोलर, उससे अगला सेकंड, उससे अगला थर्ड, यानी सबसे लास्ट में, सबसे एंड में जो दांत होता है वो थर्ड नंबर का मोलर होता है। तो ये जो थर्ड मोलर होता है, ठीक है, बच्चों में नहीं पाया जाता। ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, बच्चों में क्या नहीं पाया जाता? बच्चों में एक तो ये नहीं पाया जाता प्रीमोलर, ठीक। और बच्चों में तीसरे नंबर का मोलर भी नहीं पाया जाता, यानी जब बच्चों के दूध के दांत होते हैं उस दौरान ना तो ये तीसरे नंबर का मोलर होता और ना ये प्रीमोलर होते, ठीक है। तो बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर, जब उनके दूध के दांत होते हैं उस समय प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और तीसरे नंबर का मोलर नहीं पाया जाता, यानी सबसे लास्ट का दांत जो होता है, ठीक। इस तीसरे जो नंबर का जो मोलर का दांत होता है, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, ठीक है, WISDOM, विजडम टीथ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, ठीक है। आपने सुना भी होगा, जैसे कभी कभार जब हमारी उम्र हो जाती है 22-23 साल के आसपास, तो हमारे दांतों में दर्द बनता है, ठीक है। उस दौरान 22-23 या 24 साल के आसपास, यानी 26 साल के आसपास भी आ जाती है। ये जो दांत आते हैं दोस्तों, सबसे लेट जो दांत आते हैं हमारे दांतों में, वो तीसरे नंबर के मोलर आते हैं। यानी दूध के दांत 12-13 साल की उम्र में गिर जाते हैं, उसके बाद तो प्री मोलर आ जाता है, क्योंकि दूध के दांतों में प्री मोलर भी नहीं होता ना, ये भी आ जाता है दूध के दांत गिरते ही, यानी 12-13-14 साल की उम्र में प्री मोलर भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो मोलर, तीसरे नंबर का मोलर का दांत है, ये सबसे एंड में आता है, सबसे एंड में। कब? 20 से लेकर 26-27 साल की उम्र के बीच में कभी भी आ जाता है। उस दौरान हमें दर्द भी होता है जब ये निकलती है। आपने सुना होगा, जो हमारे माता पिता हैं, जब वो कहते हैं, जब भी हम कहते हैं कि भाई दांतों में दर्द हो रहा है ऐसा कुछ, तो बोलते तेरी अक्कल दाढ़ आ रही है। अक्कल दाढ़ वो किसे कहते हैं? ये लास्ट का जो थर्ड नंबर का मोलर होता है, इसे ही अक्कल दाढ़ कहते हैं, सबसे एंड में आती है। इसका एक और नाम है विजडम टीथ, ठीक, तीसरे नंबर के मोलर, ठीक है, जो तीसरे नंबर का मोलर दांत है।
कब निकलते हैं ये निकलते हैं 18 साल से लेकर आपका 25 साल की एज तक आ जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 25 साल तक ही आए, पर लगभग इस उम्र तक आ जाते हैं। कभी कभार 26-27 साल की उम्र में भी आते हैं। ठीक, कब आते हैं? 18 से 25 के बीच। सबसे लेट आते हैं, सबसे लेट यही दांत निकलते हैं, सबसे लेट यही दांत निकलते हैं, यही दांत निकलता है। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, विजडम टीथ अक्कल दाढ़ 18 से 25 के बीच आती है, सबसे लेट यही दांत निकलता है। ये थर्ड मोलर की बात हो रही है, ये सारे मोलर दांतों की बात नहीं हो रही, केवल तीसरे नंबर का जो है। ठीक है, और बाकी जो पहला और दूसरे नंबर का जो मोलर दांत होता है, ये दूध के दांत के साथ ही, यानी बचपन से ही जो दूध के दांत निकलते हैं हमारे सारे, उसमें ही आ जाता है ये मोलर। ठीक है, तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाया जाता? एक ये प्री मोलर और ये तीसरे नंबर का मोलर जो होता है। ये प्री मोलर कब निकलते हैं? जब दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं, उसके साथ ही प्री मोलर आता है। और ये थर्ड मोलर कब आता है? ये आता है 18 से लेकर 25 या 27 साल की उम्र तक। सबसे लास्ट में जो दांत आता है वो थर्ड मोलर आता है। ठीक है, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, और सबसे लेट यही दांत निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है। ये दांत हैं कितने मोलर? 3 ये रे, 3 ये रे, कितने हो गए? 6। और नीचे भी 6 ही हैं, तो कितने हो गए? 12 मोलर हो गए। ठीक है, टोटल कितने दांत हो गए? 12 मोलर हो गए। 12 मोलर दांत होते हैं हमारे, ये जो दाढ़ होती है हमारी। ठीक है, इसे दाढ़ भी कहते हैं। तो दोस्तों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब एक दांतों में एक चीज और पढ़नी है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला किसे कहते हैं? ठीक है, एडल्ट में क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? जो बड़े लोग होते हैं, चिल्ड्रन में क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? जो बच्चे होते हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत बचपन से होती है। पहले दूध के दांत आते हैं, तो शुरुआत बच्चों से करते हैं। अब देखते हैं ये डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों में इंसीजर कितने होते हैं? ठीक है, दूध के दांतों में इंसीजर होते हैं, मैंने बताया था। दूध के दांतों में क्या नहीं होते? एक तो प्रीमोलर नहीं होते, ठीक, प्रीमोलर नहीं होते, और क्या नहीं होते? थर्ड मोलर नहीं होता। यही तो नहीं होते, बाकी तो सारे होते हैं दूध के दांतों में। तो चारों इंसीजर पाए जाते हैं दूध के दांतों में, यानी बच्चों में चारों इंसीजर पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 इंसीजर आपके जो डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं हम दोस्तों, इसको अधम में बांट के बनाते हैं। इसको आधा बांट लो पहले। डेंटल फॉर्मूला इसी तरीके से लिखते हैं, इस जो ये ऊपर का ऊपर का जबड़ा है, इसको अधम में बांट दो। ठीक है, ये दांतों के जबड़े को आधा बांट दो बिल्कुल, यानी 2 इंसीजर इधर हो गए, 2 इंसीजर इधर हो गए। ठीक, अब हम बात सिर्फ इस आधे की करेंगे। ठीक है, कोई सा भी आधा भाग ले लो, उसकी बात करेंगे। अब आधे भाग की बात करें तो यहां कितने? 2 इंसीजर, 2 इंसीजर, आई से लिख रहा हूं मैं इंसीजर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कैनाइन हो गया, ये रहा राक्षस जैसा दांत जो होता है, एक हो गया कैनाइन। आधे भाग की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, तो 0 क्या हो गया? प्रीमोलर। ठीक है, 0 प्रीमोलर। और बच्चों में मोलर, ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 2 मोलर, क्योंकि तीसरा मोलर दूध के दांत में नहीं पाया जाता, ये मैंने बताया था। क्या नहीं पाए जाते दूध के दांत में? बच्चों में क्या नहीं पाए जाते? प्रीमोलर और तीसरे नंबर का मोलर। तो देखो 0 प्रीमोलर है और 2 ही मोलर है, क्योंकि तीसरे नंबर का होता नहीं बच्चों में, क्योंकि बच्चों में क्योंकि दूध के दांत होते हैं। अब क्या होता है? सेम जैसे ऊपर है, अब दूसरे अधम भाग को देखो। ठीक है, दूसरे अधम भाग में क्या है? वही 2 इंसीजर, एक कैनाइन,
0 प्रीमोलर और 2 ही मोलर होते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये, अगर ये कितने दांत हो गए दोस्तों। अब एक तरीके से हमने ऊपर नीचे अगर लिखा है तो यानी पूरे जबड़े की बात हमने कर ली है। पहले हमने आधा जबड़ा लिया, उसमें 2 इंसीजर 1 कैनाइन 0 प्रीमोलर 2 मोलर। फिर हमने अगला दूसरा लिया, 2 इंसीजर 1 कैनाइन 0 प्रीमोलर 2 मोलर, यानी पूरे जबड़े की बात हो गई। अब इंटू 2, क्योंकि जो ऊपर बात हो रही है वो नीचे की साइड भी तो उतने ही दांत हैं, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, तो इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने दांत निकल के आते हैं? 20 दांत। गिन लो आप। ठीक है, 2 और 1 3, 2 5, 5 दांत तो दूध के इस तरफ होते हैं, 5 ही उस तरफ होते हैं, 10 हो गए। जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं, इंटू 2 20 हो गए। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला है क्या चाइल्ड का? आखिर में डेंटल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, 2102 बटे में 2102, ये होता है डेंटल फॉर्मूला बच्चों का। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला जो बोलते हैं मेन, इसको बोलते हैं, यानी इस तरीके से शो करना कि दूध के बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं या दांत कितने पाए जाते हैं, एक फॉर्मूले से शो करना। ठीक है, ये जो ऊपर का भाग है ये इस जबड़े के आधे भाग को शो कर रहा है, और दूसरे आधे भाग को नीचे जो फॉर्मूला लिखा है वो शो कर रहा है। ठीक, इंटू 2 जो कर देते हैं, यानी नीचे का हिस्सा भी ले लेते हैं, नीचे वाले जो जबड़ा होता है दांतों का, तो टोटल 20 दूध के दांत होते हैं। ठीक है, इससे हमें यह भी पता लग गया कितने दूध के दांत होते हैं टोटल, 20। बच्चों में क्या होते हैं? मिल्क टीथ। ठीक है दोस्तों, ये 20 क्या होते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत। ठीक, इसके और भी नाम है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेरी टीथ होते हैं। मैंने कहा था दूध के दांत तो टूट जाते हैं 12-13 साल की उम्र तक आते आते, फिर परमानेंट दांत आते हैं हमारे, तो इसलिए इसे हम बोल देते हैं टेम्पोररी टीथ, क्योंकि ये परमानेंट तो होते नहीं, ये टूटने के बाद परमानेंट वाले आते हैं। ठीक है, इन्हें टेम्पररी, इसे डेसिडस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? डेसिडस। डेसिडुअस टिथ, इसका मतलब भी दोस्तों वही होता है, डेसिडुअस और टेम्पररी, और ये इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? अस्थाई। इसका मतलब भी क्या होता है? दोनों का हिंदी में लिखा था अस्थाई। अस्थाई यानी टेम्पररी, डेसिडियस का मतलब भी टेम्पररी है। तो जो बच्चों में दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत यानी मिल्क टीथ भी कह देते हैं, टेम्पररी टीथ भी कह देते हैं, और डेसिडियस टीथ भी कह देते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा बच्चों में कितने डेसिडियस टीथ होते हैं। अब आपको मान लो ये पढ़ा नहीं होगा कि भाई दूध के दांत को ये भी नाम, इस नाम से भी जानते हैं, बाई चांस आपने ना पढ़ा हो तो बच्चा क्वेश्चन में फंस जाएगा। तो इसलिए इन्हें इन 3 नामों से जानते हैं, क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ लेगा। कितने होते हैं दूध के दांत बच्चों में? बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? 20। ठीक, 20 दूध के दांत होते हैं बच्चों में। फॉर्मूला क्या होता है लिखने का डेंटल फॉर्मूला बच्चों में? 2102 ऊपर बटे में 2102, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलते हैं एडल्ट में। अब एडल्ट में देखो, अब एडल्ट में अब एक तरीके से अब ये मान के चल रहे बड़े, किसी बड़े का दांत है, अब उसको आधम में बांट दो। ठीक है, अब आधे हिस्से को देखते हैं हम। जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो दूध के दांत टूटने के बाद परमानेंट जब दांत आ जाते हैं, यानी टीनेज वाली जो एज होती है हमारी, टीनेजर वाली, तो उसमें एक तरीके से उसमें अगर देखें तो 4 इंसीजर पाए जाते हैं। फिलहाल हम आधे की बात करें तो 2 इंसीजर पाए जाएंगे। क्या? 2 इंसीजर। ठीक है, उसके बाद 1 कैनाइन होता है। ठीक है, ये बड़े लोगों की बात करूं, टीनेजर्स की, जो टीनेज में आ जाते हैं 13 साल के बाद की उम्र के। उसके बाद प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 प्रीमोलर होते हैं, क्योंकि एडल्ट्स में तो पाए जाते हैं प्रीमोलर, बच्चों में ही तो नहीं पाए जाते, एडल्ट्स में तो पाए जाते हैं बड़े लोगों में, तो 2 प्रीमोलर होते हैं। अब आगे चलो, और मोलर कितने होते हैं आपके? 3 मोलर होते हैं बड़े लोगों में। ठीक है, क्योंकि तीसरा मोलर आता लेट है लेकिन होता तो है ना दांतों में, तो कितने हो गए? 3 मोलर। अब जितने आधे में आपने गिने उतने ही आधे में उस तरफ भी हैं। उस तरफ भी देखा जाए तो 2 इंसीजर राइट साइड, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड टोटल कितने दांत हो गए? अगर ऊपर का जबड़ा देखे 2 और 1 3, 2 5 3 8, और 8 ही नीचे, 16 हो गए ना।
और 16 ही नीचे होते हैं। जितने ऊपर होते हैं वही जबड़ा सेम नीचे होता है। तो इंटू 2 कितने हो गए टोटल 32 दांत। ठीक है, कितने हो गए 32 दांत, यानी बड़े लोगों में 32 दांत पाए जाते हैं। 16 ऊपर पाए जाते हैं क्योंकि ये टोटल 16 है, 16 ही नीचे पाए जाते हैं। ये जो ऊपर हमने लिखा है ये आधे जबड़े का लिखा है, और ये जो नीचे लिखा है ये इस भाग वाले जबड़े का लिखा है। ठीक है, यानी टोटल ऊपर कितने हो गए अगर सबको गिने 16, और 16 ही फिर नीचे होते हैं। टोटल 32 हो गए ना। तो इसका एडल्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? तो एडल्ट का फॉर्मूला बन गया, देखो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है 2 1 2 3, और सेम यही 2 1 2 3। ये हो गया डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला किसका हो गया? एडल्ट का। तो ये एडल्ट का हो गया और ये चाइल्ड का हो गया। ये डेंटल फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, ये इस तरह डेंटल फॉर्मूले से एक तरीके से पता लगाते हैं हम, पता लग जाता है कि किसमें कितने दांत हैं। मतलब जैसे ये जो टाइप ऑफ टीथ हैं इसमें कितने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दांतों को लेकर एक पॉइंट और बच गया हमारा, एक पॉइंट और लिख लो। हमारा जो तिथ है वो कंप्लीट हो गया। वैसे एक पॉइंट और लिख लो। हेट्रोडोंट किसे कहते हैं? और होमोडोंट किसे कहते हैं? हेट्रोडोंट, होमोडोंट। इसे हिंदी में कहते हैं विषमदंती, इसे कहते हैं दोस्तों समदंती। ठीक, ये होते क्या क्या है देखो दोस्त। हेट्रोडोंट क्या होता है ये आप अपने आप लिख लेना, मैं वैसे ही बता देता हूं। जो हेट्रोडोंट होता है, जिस भी व्यक्ति में या किसी भी विशेष, कुछ भी ले लो, एनिमल ले लो, जानवर ले लो, व्यक्ति ले लो, जिसमें भी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें दांत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं उन्हें हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक है, हम जैसे आपके जैसे हमारे दांत ले लो, जो ह्यूमंस होते हैं, व्यक्तियों के जो ह्यूमंस के दांत होते हैं ले लो, दो कैनाइन होते हैं। ठीक है, दो इंसीजर होते हैं। देख लो सारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं। प्री जो मोलर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। एंड में जिसे हम दाढ़ बोलते हैं, एंड की साइड जो होते हैं वो मोलर थोड़े बड़े होते हैं, प्री मोलर उससे थोड़े छोटे होते हैं। उससे कैनाइन पैने दांत होते हैं जो चीरने फाड़ने के काम होते हैं। सबका काम अपना अलग अलग है। इंसीजर आपका काटने के काम आता है। तो हमारे जो दांतों में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम किस में आएंगे? हमारी जो स्पीशीज है हेट्रोडोंट, जो ह्यूमन से वो किस में आएंगे? हेट्रोडोंट, यानी वो उनके किस प्रकार के दांत है? हेट्रोडोंट टाइप के, यानी अलग अलग हैं, एक जैसे दांत नहीं है सबके। ठीक है, हेट्रोडोंट किसे कहेंगे लिख लो। जिसके मुख में अलग अलग प्रकार के दांत हो। ठीक है, ऐसे लिख लो इंग्लिश में, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स इन माउथ। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स इन माउथ आर प्रेजेंट इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। इंग्लिश में बोल देता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स प्रेजेंट इन माउथ देन दिस इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। ठीक, जिसके मुख में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहे, वो हेट्रोडोंट की श्रेणी में आते हैं उस टाइप के दांत।
इस प्रकार के दांतों को क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। अब आ जाओ दोस्तों होमोडोंट। होमोडोंट इससे हिंदी में समझ जाना, विषम मतलब अलग होता है, सम मतलब एक जैसा। अब समदंती, जब एक प्रकार के दांत हो जबड़े के अंदर, मुंह के अंदर जब सारे दांत एक ही प्रकार के हो, एक ही तरह का कार्य हो सकता, तो उसे बोलते हैं समदंती होमोडोंट। ठीक, इसको लिख लो। ठीक है, जिसके मुख में सारे दांत एक जैसे हों, इस प्रकार के दांतों को क्या कहते हैं? होमोडोंट। इस प्रकार के दांतों को क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ, यानी अब जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे किस प्रकार के दांत हैं, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ह्यूमंस में किस टाइप के, किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो हमारे में हेटेरोडोंट पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हमारे जो जबड़े में अलग अलग प्रकार के दांत है, सबका काम भी अलग अलग है। और होमोडोंट में जो एक जैसे दांत होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? जानवरों में पाए जाते हैं। कौन से? जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे आपका गाय हो गई, भैंस हो गई। आप कभी भैंस का जबड़ा देखा होगा, यूं यूं जुगालती रहती है, उसमें सारे दांत एक जैसे ही होते हैं, जैसे हमारे इंसीजर होते हैं, उसके सारे दांत पीछे तक एक जैसे होते हैं। ठीक है, भैंस, गाय, ये जो जानवर घास चरते हैं, गधा हो गया, आपका बकरी हो गई, ये सब के दांत कैसे होते हैं? एक समान, एक जैसे। तो ये किस में आएंगे? होमोडोंट में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमंस किस में आएंगे? हेटेरोडोंट। और एनिमल जो जो आपके शाकाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस जो होते हैं, वो होमोडोंट में आएंगे, जिनके एक जैसे दांत होते हैं। अब एक पॉइंट और लिख लो दोस्तों, एक पॉइंट और रह गया। दोस्तों, जो हाथी होता है, जो हाथी होता है, एलिफेंट, आपने देखा होगा हाथी में के, जब हाथी आपने जैसे देखा होगा, तो उसके दो दांत ऐसे बाहर की ओर निकले होते हैं, वो दांत होते हैं उसके। मैं एक बात बता दूं, वो जो बाहर की ओर निकले होते हैं, दो सींग की तरह, वो हाथी के दांत होते हैं। ठीक है, उन दांतों को क्या कहते हैं? जो बाहर निकले होते हैं हाथी के दांत, जो उसके बाहर वाले दांत होते हैं, आउटसाइड टीथ, उन्हें हम बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं? टस्क। और टस्क, ठीक, उनका नाम होता है टस्क। और क्वेश्चन ये आता है कि ये टस्क जो हाथी के बाहर निकले हुए दो लंबे दांत होते हैं, जिनसे हाथी एक तरीके से किसी को लड़ने में काम आते हैं, उसके बचाव में काम आते हैं, उसकी रक्षा करने में काम आते हैं, वो दो दांत। ठीक है, उनसे हाथी अटैक करता है। तो वो दो जो दांत हैं, बाहर के जो दो दांत हैं, वो किस प्रकार के दांत हैं? ठीक है, वो इंसीजर हैं, प्रीमोलर हैं, कैनाइन है, वो किस तरह के दांत हैं? ठीक है, तो टस्क, जो हाथी के दांत निकले होते हैं, उन्हें टस्क नाम देते हैं। किस तरह के दांत होते हैं? लिख लो, ये हाथी के इंसीजर होते हैं। कौन से दांत होते हैं? वो हाथी के इंसीजर। ठीक है, जो हाथी के इंसीजर दांत होते हैं, वो ही बाहर निकले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके शेर की पूछे, शेर के जो दो दांत बाहर दिखते हैं लंबे लंबे, वो कौन से दांत हैं? तो वो है कैनाइन। ठीक है, वो चीर, क्योंकि शेर का काम क्या होता है? दो दांतों से चीरने फाड़ने का ही काम होता है। चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? कैनाइन। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अब वैसे हमारा दांत कंप्लीट हो चुका है, अब आगे हम जीवा। धीरे धीरे मैंने कहा था ना, हम आगे बढ़ेंगे। पहले मुख के बारे में हमने मुख में जो पाचन करते हैं क्या क्या है, पहले हमने पढ़ा बकल कैविटी, माउथ, मुंह में खाना लेना। उसके बाद सलाइवा, सलाइवा का काम क्या होता है? ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो हमने पढ़ी थी, लार ग्रंथि। उसके बाद हम क्या पढ़ा? दांतों के बारे में, दांतों का भी रोल होता है डाइजेशन में। टीथ कंप्लीट हो गया, अब अगला क्या बच गया हमारा? टंग, हमारी जीवा, जीभ। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर हम अगले उस पर चलते हैं, पॉइंट पे। तो दोस्तों,
हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है बकल कैविटी के अंदर? माउथ कंप्लीट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया, हमारा जो टिथ थे वो कंप्लीट हो गए। अब क्या बच गया? अब बच गई टंग यानी जीवा। लिखो। अब इसका जो चौथा पॉइंट बच गया हमारा क्या है? वो टंग, हमारी जीभ या जीवा, कुछ भी कह लो। ठीक। सबसे पहले टंग की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है दिमाग में? हमारी जीभ की मूवमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं। है देखा, उसको मरोड़ सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। तो इससे क्या दिखने को मिलता है? इससे दिखने को ये मिलता है कि हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं है। क्योंकि हमारी जीभ में अगर कोई हड्डी होती तो हम इस तरीके से इसको तोड़ मरोड़ा, जैसे ऐसे कहीं भी मरोड़ना तोड़ना ये नहीं कर सकते थे। यानी इसमें पूरी की पूरी मसल्स पाई जाती हैं जीभ में, इसमें हड्डी नहीं होती। तो जीभ क्या है? एक जीभ ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, पेशीय अंग है, पेशीय अंग है। ठीक है। जीभ क्या है हमारी? एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है। मस्कुलर यानी मांसपेशी वाला अंग है। हाँ लिख लो। जीभ में बोन नहीं पाई जाती, कोई हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, जीभ में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। हड्डी, हमारी पूरी जो जीभ है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक। अब आगे चलो। हमारी जीभ का काम क्या होता है? हमारी जीभ का काम होता है दोस्तों खाने को मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाना, उसमें सलाइवा मिक्स करवाना। ठीक है। मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, खाना होता है, उन सबको आपस में मिक्सिंग का काम जीभ करती है हमारी। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है? सलाइवा और खाने को मिक्स करना आपस में। ठीक है, चारों तरफ घुमाना। यह भोजन को सलाइवा के साथ मिलाने में सहायता करती है। ठीक है। जीभ क्या काम क्या होता है? सलाइवा को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करना। ठीक है। और भोजन को चारों तरफ घुमाना, मेन जीभ का यही काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है जीभ का? स्वाद बताना, टेस्ट के बारे में बताना। तो हम कुछ भी खाते हैं उसके स्वाद का हमें किसके सहारे पता लगता है? तो जीभ ये हमारी एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, ये स्वाद को सेंस करती है। ठीक है। जीभ का क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, सेंस करती है किसको? खाने के स्वाद को। हमारे खाने के स्वाद को क्या करती है? जीभ बताती है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट दोस्तों, ये हमारी वॉइस कंट्रोल में मदद करती है। ठीक है, वॉइस कंट्रोल यानी बोलने में सहायता करती है। अब दोस्तों बोलने में सहायता कैसे करती है?
अब देखो हमारे गले के अंदर एक साउंड बॉक्स रखा होता है, आवाज जो निकलती है साउंड बॉक्स से निकलती है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है दोस्तों? जो हमारे गले में साउंड बॉक्स रखा होता है उसका नाम होता है लैरिंक्स, LRYNX, ठीक है। जो हमारे बॉडी में मतलब जो हमारे शरीर से साउंड निकलती है, आवाज निकलती है हमारे मुंह से, वो किसके वजह से निकलती है? लैरिंक्स। ये गले में होता है साउंड बॉक्स, इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है साउंड बॉक्स, इसकी वजह से आवाज निकलती है हमारे मुख से, ठीक। ये साउंड को निकालता है। उसके बाद हमारे मुख से जब आवाज निकलती है हम बोलते हैं, लेकिन किसी शब्द को हम बोल कैसे पाते हैं ठीक ठीक? अब जैसे मैं आवाज निकालू, सिर्फ देखो मैं जीभ नहीं हिलाऊंगा, जीभ के इधर उधर करने से साउंड चेंज हो रही है ना, तो यानी किसी भी शब्द को बोलने के लिए जीभ की जरूरत पड़ती है। अगर जीभ ना हो तो कोई शब्द हम ढंग से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये वॉइस कंट्रोल यानी बोलने में सहायता करती है, आवाज को कंट्रोल करके बोलते हैं हम, तो वॉइस कंट्रोल में ही मदद करती है, ठीक है। यानी बोलने में सहायता करती है, ये बोल रहे हेल्प्स इन स्पीकिंग, ये भी लिख लो, हेल्प्स इन स्पीकिंग। यानी बोलने में सहायता करती है, ठीक है। लैरिंक्स से हमारे आवाज निकलती है हमारे मुख से, लेकिन अब उस आवाज को कंट्रोल करके बोलने में कौन सहायता करता है? ये जीभ करती है, ठीक है। एक काम इसका ये हो गया। अब अगला पॉइंट लिखो दोस्तों, ये जो जीभ होती है, यहां लिख लो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को यहां लिख लो। ये जो जीभ होती है हमारी, आपने देखा होगा कि ये जीभ जाके पीछे कहीं ना कहीं तो जुड़ रही होगी। ये जीभ हम ये सोचते हैं कि ये जब लास्ट में जाकर यहाँ है तो ये नीचे क्यों नहीं गिरती, ठीक है। ये नीचे क्यों नहीं गिरती, ये यहीं तक क्यों है? मतलब ये मूवमेंट करती है, हर तरफ हिलती है, ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं से जुड़ी नहीं है। देखो होता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से जुड़ रही है, ठीक है। अगर ये जुड़ी ना होती तो नीचे गिर जाती, और ये कहीं से जुड़ नहीं रही, ठीक है ना। हम मूवमेंट कर पाते फिर ढंग से, अगर ये कहीं से जुड़ नहीं रही होती, तो ये कहीं ना कहीं जाके एंड में जीभ जुड़ रही होती है हमारी। तो किस हड्डी के साथ जुड़ रही होती है? उस हड्डी का नाम लिख लो, उस हड्डी का नाम होता है हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन के साथ हमारी जीभ लास्ट में जाकर जुड़ी रहती है, ठीक है। जो हमारी जीभ की जड़ होती है, लास्ट का जो हिस्सा होता है, वो हायोइड बोन से जाकर जुड़ा होता है, ठीक। तभी ये हायोइड बोन क्या करती है? ये सपोर्ट करती है जीभ को, सपोर्ट टंग, ठीक है। हायोइड, हायोइड बोन, ठीक है। ये हमारी जीभ को एक तरीके से सपोर्ट करती है, एक सहायता करती है उसे टिके रहने में, वरना एक तरीके से गिर जाएगी ना, मूवमेंट हो पाएगी ढंग से। तो इससे जुड़ी होती है हमारी जीभ, हायोइड बोन। बस क्वेश्चन इतना पूछेगा, जीभ को सपोर्ट कौन करता है, सहारा कौन देता है? हायोइड बोन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों जैसे हमारी जीभ है, ठीक है। अब जीभ का ये वाला जो भाग है, ठीक, और एक ये वाला भाग होता है, एक ये वाला भाग होता है, एक ये वाला भाग होता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। जीभ के अग्रिम हिस्से में यानी अगले हिस्से में, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा हो गया जीभ का? इसे कहते हैं अर्घ भाग, अगला भाग, हिंदी में इसे अर्घ बोल देते हैं, अर्घ भाग जीभ का। ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है स्वीट, मीठे के बारे में, ठीक। ये किसके बारे में बताता है जीभ का अगला भाग? ये मीठे के बारे में। यानी अगर कोई भी मीठी चीज हम खाते हैं, जीभ के अगले भाग से वो टच होती है, उसका स्वाद पता लगता है हमें जीभ के अगले भाग से। अगर उसी मिठाई को सीधा हम मुंह खोलकर बिल्कुल जीभ के पीछे की साइड रख दें, तो हमें उसको स्वाद का पता नहीं लगेगा मीठे का। सिर्फ जीभ का अगला भाग ही मीठे का जो स्वाद होता है उसको सेंस कर सकता है, ठीक। अगला भाग ही बता सकता है कि ये चीज मीठी है या नहीं। अब आ जाओ, ये वाला जो जीभ का भाग होता है इसका नाम दे देता है अर्घ पार्श्व,
इस दोस्तों मैं बस ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता कि ये जीभ का कौन सा पार्ट है। ये बस ऐसे लिखवा दे कि हाँ ये आगे का हिस्सा है, ये साइड का है। अर्घ पार्श्व हिंदी में बोलते हैं, यानी साइड का, जीभ के साइड का हिस्सा। ठीक है, भाई इसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक, इसे रहने दो। अब ये जो हिस्से होते हैं दोनों, ये किस चीज के बारे में बताते हैं दोस्तों? ये सॉल्टी, नमकीन के बारे में। ये जो दोनों हिस्से बताते हैं किसके बारे में बताते हैं? सॉल्ट, नमक के बारे में। आप इस चीज को चाहे आजमा कर देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप नमक लेना, नमक को हाथ पे रख के आप जीभ का सिर्फ अगला हिस्सा टच करना, सिर्फ अगला, आपको नमक का स्वाद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो जीभ पे फैल के इस हिस्से में नहीं पहुंचता जीभ के, ये वाला हिस्सा नमकीन स्वाद के बारे में हमें बताता है, सेंस करके खाने का स्वाद जो नमकीन है या नहीं, ये वाला हिस्सा बताता है। ठीक है, चाहे इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख लेना। अब ये जो वाला हिस्सा होता है दोस्तों, ये बताता है खट्टी चीज को, सोर, खट्टेपन को। ठीक है, सोर टेस्ट, खट्टापन। ये जो हिस्सा बताता है खट्टेपन को, कि कौन सी चीज खट्टी है, ठीक, और कौन सी चीज खट्टी है या नहीं, ये वाला हिस्सा। ठीक, अब बच गया पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा कौन से स्वाद को बताता है? ये बताता है दोस्तों बिटर टेस्ट। ठीक, ये बताता है बिटर टेस्ट, यानी कड़वी चीज है या नहीं। और इसी हिस्से से दोस्तों हमें पता लगता है कोई चीज कितनी तीखी है। तीखेपन के बारे में भी ये हिस्सा बताता है। ठीक है, बिटर मतलब कड़वा। अब देखो, जीभ का अगला भाग मीठे चीज को सेंस करता है, जीभ के ये वाला भाग सॉल्ट, नमकीन चीज को सेंस करता है, ये वाला भाग खट्टी चीज यानी सोर टेस्ट को सेंस करता है। और ये जो पिछला भाग है, ये अगर जो हम मिर्च खाते हैं उस मिर्च का स्वाद ये वाला भाग जो है जीभ का वो सेंस करता है। और कड़वी कोई चीज होगी तो ये वाला भाग सेंस करता है। तो जो पिछला भाग है कड़वी और तीखेपन को बताता है। ठीक है दोस्तों, अब बच गया जीभ का बीच वाला भाग। यहां क्या है दोस्तों? अच्छा, ये बीच वाला भाग बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जीभ का जो स्वाद सेंस करते हैं, ये जीभ में क्या ऐसी चीज होती है जो ये सेंस करती है? ठीक है, तो जीभ का क्या, जीभ में दोस्तों एक चीज होती है, लगभग 10,000 टेस्ट बड्स होती हैं। क्या होती है? लगभग 10,000 टेस्ट बड्स। ठीक है, टेस्ट बड्स, ये इस तरीके से छोटे छोटे जीभ में दाने चमकते हैं ना, ये वाले, ये इनसे हमें स्वाद का पता लगता है। ठीक, तो ये 10,000 के समथिंग टेस्ट बड्स होती है जो हमें स्वाद के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होती हैं? जीभ के इन हिस्सों में होती है टेस्ट बड्स, ये वाले हिस्सों में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। लगभग 10,000 के समथिंग होती हैं टेस्ट बड्स जो हमें स्वाद के बारे में बताती है। ठीक, और दोस्तों ये जीभ होती है जैसे, ठीक है, ये जो टेस्ट बड का अगर साइज उसकी बात करें, ठीक, टेस्ट बड्स की संख्या की बात करें, जो टेस्ट बड का साइज होता है, साइज, इसके साइज की बात करें अगर, तो नीचे की साइड छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, ऊपर की साइड बड़े बड़े होते हैं। नीचे की साइड छोटे छोटे होते हैं, ऊपर की साइड बड़े बड़े टेस्ट बड होते हैं। तो साइज जो है जीभ के ऊपर के हिस्से की ओर जाते हैं, तो ये साइज इंक्रीज होता है, टेस्ट बड का बढ़ता है। जो टेस्ट बड का जो साइज है वो जीभ के अगले भाग से पीछे की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो बड़े बड़े टेस्ट बड्स होते चले जाते हैं, उनका साइज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जो टेस्ट बड्स का साइज है जीभ के ऊपर की ओर जाते हैं तो इंक्रीज होता है, यानी ऊपर बड़े टेस्ट बड मिलेंगे, नीचे छोटे मिलेंगे। ठीक, एक पॉइंट ये लिख लेना। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहां मैंने आपको इस हिस्से में मैंने कोई स्वाद नहीं बताया, ना कोई यहाँ सेंसिंग कि भाई किस स्वाद को सेंस करता है, ये नहीं बताया। तो इसका मतलब है टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते इस हिस्से में, जो टेस्ट बड्स होती हैं वो यहां नहीं पाई जाती।
इतने हिस्से में टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती। कितने हिस्से में? इस हिस्से में, इस पूरे हिस्से में टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती। ठीक है। इस पूरे हिस्से में टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती दोस्तों। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती तो आपको यहाँ टेस्ट का पता भी नहीं लगता इस भाग में। जब यहाँ टेस्ट बड्स ही नहीं पाई जाती जीभ के बिल्कुल मध्य भाग में, तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको स्वाद का पता भी नहीं लगेगा ना टेस्ट का पता लगेगा। ठीक है। तो बस यही था दोस्तों जीभ के बारे में। हमें ये पता होना चाहिए जीभ के कौन से भाग से किस स्वाद का पता लगता है। ठीक, ये जीभ का अगला भाग होता है, ये जीभ के साइड वाला भाग होता है, और ये सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है दोस्तों। और हमारी जीभ में लगभग 10,000 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, इनसे स्वाद का पता लगता है। और जीभ में नीचे से ऊपर की ओर जाए तो यहाँ छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं, आगे धीरे 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 ऊपर चलते चलते बड़े बड़े टेस्ट बड्स होते चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ थोड़े बड़े बड़े टेस्ट बड्स होते हैं, यहाँ बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। तो जीभ के बारे में वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो, मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के जीभ के बारे में। ठीक है। फिर भी हम थोड़ा ये है, हमें नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो इस चीज को लेकर ही पूछ सकता है कि जीव के कौन से भाग से किस स्वाद का पता लगता है। ठीक है। जैसे अग्र भाग हो गया है, अग्र पार्श्व भाग हो गया। ठीक, ये पश्च पार्श्व भाग हो गया, ये हमारा आपका पश्च भाग हो गया, यानी पीछे का भाग। ठीक है। हिंदी में जैसे इसे आपका अग्र भाग बोल देते हैं, इसे आपका अग्र पार्श्व भाग बोल देते हैं, इसे पश्च पार्श्व और इसे पश्च। ठीक। तो यही है इसमें दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं जीव के बारे में। और जीव के बारे में ना भी समझ में आए तो भी कोई टेंशन नहीं, इससे क्वेश्चन इतने पूछते नहीं है, पर हमें तब भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि कब कहां से क्वेश्चन आ जाए कह नहीं सकते। ठीक दोस्तों। तो हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया? बकल कैविटी में माउथ पढ़ लिया, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिया, और अब टंग भी पढ़ लिया। बकल कैविटी हमारा है खत्म, यानी बकल कैविटी में पाचन का काम अब हो चुका है। हमने बकल कैविटी में भोजन का पाचन अब कर लिया। अब भोजन कहाँ जाएगा? अब भोजन जाएगा बकल कैविटी यानी मुख के से निकलकर हमारे फूड पाइप में। ठीक है। पाइप होती है, पेट तक जुड़ी होती है, उसे ओसोफेगस कहते हैं। अगला हम वही फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो हमारा बकल कैविटी खत्म हो गया। और रही बात टंग की, टंग के बारे में ज्यादा पूछते नहीं, इसलिए हमें ज्यादा गहराई में जाना नहीं, सिर्फ इतना छोटा मोटा मोटा जानना है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं ओसोफेगस पर, नोट कर लो इतने। चलिए दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले मुख आता है। मुख में क्या क्या चीज पाचन करती है वो हमने पढ़ लिया, जिसे बकल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा को। तो बकल कैविटी हमारा कंप्लीट हो गया। बकल कैविटी में चार चीजें थी। अब खाना कहाँ जाएगा? अब खाना बकल कैविटी से होके फूड पाइप में जाएगा, जो हमारी नाड़ से होते हुए पेट तक जारी होती है, क्योंकि पेट के अंदर, आमाशय के अंदर भी तो खाना पहुंचाना है। तो वो काम कौन करता है? ओसोफेगस। तो लिख लो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पॉइंट, पहला बकल कैविटी खत्म हो गया, अब है ओसोफेगस। ठीक। ओसोफेगस जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रास नली। ठीक, इसे कहते हैं ग्रास नली, और इसे फूड पाइप भी कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं इसे? फूड पाइप भी कह देते हैं। ठीक। भाई इसका मेन काम दोस्तों क्या होता है इसका, ओसोफेगस का? ओसोफेगस का मेन काम क्या होता है? इसमें कोई पाचन तो होता नहीं। ठीक है। ना तो इसमें से कोई एंजाइम, ना तो कोई केमिकल, कुछ भी ऐसा निकलता नहीं है। ओसोफेगस का काम केवल ये एक रास्ता है खाने का, मुख से लेकर पेट तक जाने का। ठीक है। ओसोफेगस ये हमारी नाड़ के अंदर होता है, यहाँ से होते हुए ये अमाशय यानी स्टमक तक जा रहा है। तो इसमें कोई पाचन होता नहीं है। ठीक है। जो इसका काम क्या होता है? जो भोजन है उसको माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाना, भोजन ले जाना, इतना ही काम होता है ओसोफेगस का। और ओसोफेगस में कोई पाचन भी नहीं होता।
इसमें कोई पाचन नहीं होता, ये केवल भोजन को एक रास्ता है भोजन को पेट तक ले जाने का। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट लिखो, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ये मैं पीछे लिखवा भी चुका हूं आपको। ठीक, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, यहां से लेकर आमाशय पेट तक, जहां तक ये जा रहा है पाइप। कितनी होती है इसकी? 25 सेंटीमीटर फुट पाइप की जो लेंथ होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक चीज और, इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेरिस्टैल्सिस, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? बोलेंगे क्रमानुकुचन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे क्रमानुकुचन, पेरिस्टैल्सिस। टैल्सिस, इसे हिंदी में क्रमानुकुचन भी बोल देते हैं, पेरिस्टैल्सिस। आपने देखा होगा जब भी हम खाना गटकते हैं तो एक तरीके से खाना, हमारे ये सीधी पाइप जा रही होती है आमाशय तक, पेट तक, तो खाना तेजी से नीचे जाके क्यों नहीं गिरता? आपने देखा जब भी हम खाना गटकते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो अगर मान लो कोई लिक्विड वाली चीज खाने की, मान लो हम सूखी रोटी खाते हैं, कोई लिक्विड चीज हमारे साथ नहीं है रोटी के साथ, कभी कभार ऐसा होता है हम रोटी खाते हैं तो ये गर्दन में फंस जाती है, फंदा से लग जाता है, जैसे बड़े लोग कहते हैं फंदा लग गया, तो हम एक घूंट पानी, मतलब पानी पीते हैं उसको नीचे उतारने के लिए, है कि नहीं? तो यानी खाना तेजी से नीचे नहीं गिरता हमारे आमाशय में, ये चीज हमने देखी है। ठीक है, वरना अगर सीधी पाइप है तो खाना तेजी से नीचे गिरना चाहिए, पर गिरता नहीं है, खाना बहुत स्लोली स्लोली जाता है गर्दन से होते हुए। ठीक, उसको धीरे धीरे पेट तक ले जाने का काम कौन करता है? ये पेरिस्टैल्सिस होता है हमारे ओसोफेगस में। फूड पाइप के अंदर पेरिस्टैल्सिस मसल्स होती हैं एक टाइप की, जो इसमें पाई जाती है ओसोफेगस में। ये धीरे धीरे खाने को नीचे उतारती हैं, उसे कंट्रोल रखती हैं उस पर खाने पे, और उसे धीरे धीरे नीचे उतार के आमाशय तक ले जाती है। क्योंकि अगर खाना डायरेक्ट आमाशय पेट पर गिरेगा तेजी से, बार 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 जैसे हम खाते रहते गिरेगा, तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम कर सकता है हमारे आमाशय में। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को हम पीते हैं, आपने देखा होगा जैसे हम पानी गटकते हैं तो पानी बहुत तेजी से जाके नीचे गिरता है। ठीक है, पानी बहुत तेजी से जाके नीचे गिरता है। अचानक मान लो आप ठंडा पानी पी रहे हो, जैसे आप गटकते हो तुरंत ही ठंडक पहुंचती है कि नहीं? अगर पानी तेजी से नीचे गिरे तो आमाशय को चोट पहुंचा सकता है। तो बस पेरिस्टैल्सिस का यही काम होता है कि ये इस हिसाब से सेट होता रहता है, इस खाने को धीरे धीरे नीचे उतारने के लिए, चाहे वो लिक्विड की चीज हो चाहे खाना हो, तेजी से नीचे नहीं गिरने देता। तो एक इस ओसोफेगस में क्या पाया जाता है? पेरिस्टैल्सिस। इसका काम क्या होता है? लिख लो। इसकी वजह से खाना ओसोफेगस में स्लोली जाता है, स्लोली मूव करता है। ठीक है, यानी इस पेरिस्टैल्सिस की वजह से जो ओसोफेगस में खाना होता है वो स्लोली मूव करता है। ठीक है, नीचे धीरे धीरे उतरता है पेट तक। तो पेरिस्टैल्सिस एक टाइप की मसल्स होती है जो किसमें पाई जाती है? ओसोफेगस में। अंदर जो मांसपेशी हैं वो उस हिसाब से सेट होती है, खाने को धीरे धीरे नीचे तेजी से नहीं गिरने देती, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो। एक और होता है दोस्तों एपिग्लोटिस। एपिग, ठीक है, एपिग्लोटिस, इसको हिंदी में बोलते हैं घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे एपिग, एपिग एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन। दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी, जब भी हम खाना खाते हैं, खाने को गटकते हैं,
तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे सांस लेने की जो नली होती है जिसे विंड पाइप कहते हैं, और हमारे खाने की पाइप अलग होती है, ये ध्यान रखना। ये खाने की पाइप आगे की ओर होती है, पीछे की साइड विंड पाइप होती है हमारी, ठीक, यानी जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिससे जाती है, ठीक है। जो विंड पाइप होती है वो हमारे फेफड़ों में जाके मिली होती है। जो ये फूड पाइप होती है जिसे ओसोफेगस कहते हैं, ये हमारे पेट में जाके मिली होती है। तो हम जब भी, और क्या कहते हैं, दोनों का रास्ता, दोनों पाइप मिल एक ही जगह रहे हैं, जो है हमारा घेंट होता है जिसे बोलते हैं यहाँ। तो जब भी हम खाने को गटकते हैं तो ये खाना विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, है कि नहीं? क्योंकि पाइप तो दोनों ही खुले रहते हैं ऊपर की ओर, तो विंड पाइप की ओर क्यों नहीं जाता? तो दोस्तों क्या होता है, और आपने एक चीज और नोट करी होगी, जब भी हम खाने को गटकते हैं उस दौरान हमारी सांसें कुछ समय के लिए रुक जाती है। जब भी आप देखोगे, जैसे आप आज प्रैक्टिकल करना, जैसे आप खाना ऐसे गटकोगे, ऐसे आपने चबाया जैसे गटके, तो सांसें कुछ समय के लिए रुक जाती हैं, ठीक। ऐसा किस लिए होता है? तो इस सब का कारण होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से घाटी का ढक्कन भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह के दरवाजा टाइप होता है, किसके ऊपर? विंड पाइप के ऊपर, ठीक है। ये विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन की तरह होता है। ठीक है, ये विंड पाइप के ऊपर ढक्कन की तरह होता है। ये काम क्या करता है दोस्तों? जब भी हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, जैसे मैं अब हूं, अब इस टाइम ये दोनों जो हैं, जो दोनों पाइप है हमारे, फुट पाइप विंड पाइप, खुले होंगे इस समय, ठीक। लेकिन जैसे मैं खाना खा के चबा के उसे गटकूंगा, सेम उसी टाइमिंग पर एपिग्लोटिस जो एक ढक्कन की तरह होता है, ये विंड पाइप को ढक देता है, ठीक है। ये विंड पाइप को क्या कर देता है? ढक देता है। और जब विंड पाइप ढक जाता है तो खाना ऑटोमेटिक फूड पाइप में चला जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? दोनों पाइप एक साथ आके मिले होते हैं ऐसे गर्दन में, ठीक, या घेंट के अंदर ऐसे मिले होते हैं। तो जैसे खाना हम गटकते हैं तो ये विंड पाइप के ऊपर उसे कवर कर देता है, एक तरीके से ढक्कन का काम करता है। और जैसे खाना गटक लिया हमने, ये फिर खुल जाता है, क्यों, है कि नहीं? तो इसलिए खाने को जब हम गटकते हैं उस दौरान सांस हमें रोकनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक ही रुक जाती है, क्योंकि एपिग्लोटिस विंड पाइप को ढक लेता है ताकि खाना उसके अंदर ना जा सके। तो ये एक तरीके से ये क्या करता है कि एक तरीके से इसका काम होता है खाने को विंड पाइप में ना जाने देना। मेन जो काम होता है इसका, देखो, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकना, इसका मेन काम ये होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस का विंड पाइप को, मतलब खाने को विंड पाइप में जाने से रोकना, ये एपिग्लोटिस का काम होता है, ठीक। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? इसकी जो खाना हमारे ओसोफेगस में तेजी से, ओसोफेगस के थ्रू तेजी से पेट में नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि ओसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस नामक ये मसल्स होती हैं, ये उसे कंट्रोल करके रखती हैं, खाने को धीरे धीरे नीचे उतारती हैं, एकदम तेजी से नहीं उतारती। तो पेरिस्टाल्सिस किस में पाई जाती है? ओसोफेगस में। ओसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये माउथ से लेकर स्टमक तक जुड़ा होता है, मुख से लेकर, और ये भोजन को ले जाने का काम करता है आमाशय, पेट में, ठीक है। और इसमें कोई पाचन नहीं होता ओसोफेगस में, ठीक है। ओसोफेगस के अंदर कोई पाचन नहीं होता, ये खाने को बस एक तरीके से रास्ता है खाने का, मुख से लेकर पेट तक जाने का, भाई इतना ही ओसोफेगस में, ठीक है। इससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एपिग्लोटिस ध्यान रखना, घाटी का ढक्कन, इस पर सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। घाटी का ढक्कन किसे कहते हैं? एपिग्लोटिस को कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहां हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और पार्ट ओसोफेगस भी पढ़ लिया, ठीक। अब आता है मेन पार्ट स्टमक, अगला आमाशय, यानी पाचन मुंह में हो चुका है। अब हम खाने को मुंह से रवाना करके ओसोफेगस के सहारे अब हम उसको पेट में पहुंचा चुके हैं, ठीक। अब हमारा काम होगा पेट के अंदर। अब देखते हैं पेट के अंदर क्या क्या काम होता है हमारा, ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसे। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला जो पॉइंट है हमारा, क्या क्या पढ़ लिया हमने? एक बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर ये 4 थे। अगला ओसोफेगस, तीसरा कौन सा आ गया हमारा? स्टमक। अब हम खाने को आमाशय तक पहुंचा चुके हैं,
आमाशय, जिसे पेट भी कह देते हैं, आमाशय। ठीक, आमाशय। सबसे पहले पेट को एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारे स्टमक का डायग्राम है, ठीक, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर है उसका। अब ये क्या है, ये ओसोफेगस है, जो किस मां के मिल रही है, हमारे पेट में, आमाशय में। पेट के, ये स्टमक के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट में विभाजित होता है हमारा आमाशय। ये जो पहला पार्ट होता है दोस्तों, ये जो पहला पार्ट होता है इसे कहते हैं कार्डिएक, कार्डिएक, ठीक, कार्डियक। और जो दूसरा पार्ट होता है हमारा दोस्तों, इसे कहते हैं फंडस। इसे कहते हैं फंडस, ठीक। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हम पाइलोरस। पाइलोरस, ठीक, पाइलोरस। ये 3 भाग में हमारा पेट विभाजित होता है। कार्डियक का काम क्या होता है दोस्तों, जो कार्डियक वाला भाग होता है, जो भी खाना ओसोफेगस से पेट में आता है उसको वापसी ओसोफेगस में नहीं जाने देता। आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद चाहे आप शीर्षासन कर लो, उल्टे हो जाओ, लेकिन खाना वापसी मुंह में तो नहीं आता। तो इसे रोकने का काम कौन करता है, ये कार्डियक। एक बार कार्डियक में खाना जैसे प्रवेश करा तो खाना ऊपर नहीं जाने देता कार्डियक। अब फंडस आ गया। अब फंडस में क्या होता है दोस्तों, इसमें फंडस में होते हैं कांटेनुमा इस टाइप के, एक कांटेनुमा मांसपेशियां होती है, कांटेनुमा, रूजी बोलते हैं उसको, RUJI, रूजी, ठीक है। ये किसमें पाई जाती है, फंडस में। तो दोस्तों रूजी का काम क्या होता है, खाने को एक तरीके से पकड़ के रखना। कार्डियक का काम क्या होता है, खाने को वापसी ओसोफेगस में नहीं जाने देता। खाना आके रुकता है फंडस में, फंडस में रोक के कौन रखता है, रूजी, कि भाई कहाँ जा रहा है, इधर आ, थोड़ी देर हमारे साथ बैठ, चाय पानी पी। तो खाना कहाँ रुकता है, हमारे पेट के अंदर, फंडस में। अब फंडस में खाना रुकने के बाद ये रोकता कौन है, रूजी, जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर निकला होता है, ये रूजी रोकती है इसको, ठीक है। तो दोस्तों रूजी क्या करती है, ये खाने को रोक के रखती है ताकि खाने का पाचन यहाँ हो सके। जितने भी केमिकल, एंजाइम, जो भी सब छुटने हैं यहीं पेट के अंदर छुटकर खाने के साथ मिलकर पाचन हो सके आराम से, ताकि खाना आगे को ना भग पाए। और जब खाने का टुकड़े हो जाते हैं, छोटा हो जाता है, और क्योंकि कुछ टुकड़े हमारे मुंह में हो चुके होते हैं, बचे कुछ टुकड़े पेट में हो जाते हैं, उसके बाद बचे कुछ छोटी आंत में हो जाते हैं। तो खाने को थोड़ा और छोटा कर देंगे। खाने को छोटा करने के बाद खाना फिर इन रूजियों से निकलकर आगे अपने आप चला जाता है, आगे जाके ये छोटी आंत से मिला होता है। तो वह रूजी का काम इतना होता है, इस चीज खाने को रोक के रखना, ठीक। और निचला भाग होता है पाइलोरस, ठीक है, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, इसका काम होता है छोटी आंत में खाने को भेजना। बाकी दोस्तों स्टमक के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, इसकी पूरी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। आज क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अब यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि स्टमक ये जो है आमाशय इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि डाइजेशन इसमें मेन डाइजेशन होता है, इसके बाद छोटी आंत जो होती है उसमें मेन डाइजेशन होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के अंदर। तो स्टमक को थोड़ा हम डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे, और अगर अभी पढ़ा हमने इस क्लास में तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो अगली क्लास से हम स्टमक से शुरुआत करेंगे, ठीक। इसको दोबारा से बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।